हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ JFET। प्रीवियस जो लेक्चर हमने लिया है FET का पार्ट 1, इसमें हमने FET क्या होता है, टाइप्स ऑफ FET एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर इन FET, इसको डिस्कस किया था। और हमने देखा था कि FET का सिंबल जो है ये हमने लिया था N चैनल के लिए और P चैनल के लिए हमारा ये सिंबल था। यहाँ पर एरो करंट की डायरेक्शन को शो करता है N चैनल और P चैनल में। तो हमने डिस्कशन किया था कि गेट पर जब हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वो ड्रेन करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि गेट और सोर्स को हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, इसलिए गेट द्वारा ली गई करंट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। और यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच में इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसके अलावा अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर N चैनल और P चैनल का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया गया है। N चैनल सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि बैटरी B1 लगी है और यहाँ बैटरी B2 लगी हुई है। बैटरी B1 यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर विथ रियोस्टेड RH1 टू अप्लाई VGS बिटवीन गेट एंड सोर्स। Similarly, battery B2 used as potential divider with rheostat RH2 to apply VDS between drain and source। अब क्योंकि ये N चैनल है, N चैनल में ड्रेन और सोर्स आपका क्या होता है, N टाइप का, और गेट होता है P टाइप का। इसलिए इसको रिवर्स बायसिंग देने के लिए हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम P चैनल लेते हैं तो P चैनल में जो हमारा सोर्स और ड्रेन है ये P टाइप का है, गेट N टाइप का है, इसलिए गेट को रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। तो अब आगे हम आते हैं, बात करते हैं ड्रेन करंट की। तो ड्रेन करंट नोट करने के लिए हमने यहाँ पर मिलीमीटर लगाया हुआ है, जबकि वोल्टेज VGS और VDS नोट करने के लिए वोल्टमीटर V1 और V2 का यूज़ किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो टाइप के होते हैं, एक होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और सेकंड होता है ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व। यहाँ पर सबसे पहले हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। गेट सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखी गई है और ड्रेन सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया है और उसके करस्पॉन्डिंग ड्रेन करंट नोट करके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तीन पार्ट में हम इसको समझ सकते हैं। पहला पार्ट है इसका ओमिक और लीनियर रीजन, सेकंड पार्ट है सैचुरेटेड रीजन एंड थर्ड पार्ट इज ब्रेकडाउन रीजन। ओमिक रीजन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है, या लीनियर रीजन, सैचुरेटेड रीजन एंड दिस इज ब्रेकडाउन रीजन। इन दिस रीजन VDS जो है यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन ID जो है VDS के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम ड्रेन सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं, ड्रेन करंट भी इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पर चैनल बार बिहेव लाइक अ ओमिक कंडक्टर और लीनियर रेजिस्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम VDS इंक्रीज़ करते हैं, ड्रेन करंट तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि VP, ये जो लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, ये पिंच ऑफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। ये पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, यहाँ पर इसकी वर्किंग क्या है, इसको हम समझेंगे सैचुरेटेड रीजन के लिए। तो क्या होता है, जैसे जैसे ड्रेन सोर्स वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, करंट ID पहले तो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, फिर धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। मीन्स इसके जो इंक्रीज़ होने का था ये थोड़ा स्लो हो गया और फिर फाइनली ये सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ID मतलब ड्रेन करंट कांस्टेंट हो रही है, डिपेंड नहीं कर रही है VDS पर। कांस्टेंट होने का मतलब कि VDS पर डिपेंड नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्लाइड दिखाई थी, शो की थी, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब करंट फ्लो होती है रजिस्टर के थ्रू, चैनल के थ्रू करंट अगर फ्लो हो रही है, ठीक है, मतलब कि N चैनल है, यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, P चैनल है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल फ्लो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ बार होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज फ्लो होंगे, करंट फ्लो होगी, वोल्टेज ड्रॉप अलोंग लेंथ ऑफ बार होने लगेगी। इसकी वजह से गेट सोर्स जंक्शन गेट मोर रिवर्स बायस।
और जब ये गेट मोर रिवर्स बायस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल जो है ये यहाँ पर डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से करंट भी क्या होने लगती है, कांस्टेंट की तरफ बढ़ने लगती है। अब अगर हम यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को और इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में आईडी जो है वो कांस्टेंट ही मिलती है। इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इसके आगे ड्रेन सोर्स वोल्टेज आप इंक्रीज़ करेंगे, करंट आपको कांस्टेंट मिलेगी, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में अगर आप ड्रेन सोर्स वोल्टेज को और इंक्रीज़ करते हैं तो सडनली यहाँ पर आईडी करंट जो है बढ़ जाती है, एब्रप्टली चेंज इसमें आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर VDS बढ़ाने पर वैल्यू लार्ज जब हो जाती है VDS की, तो इस समय क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जंक्शन का, इसलिए करंट तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाती है। अब आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जब गेट सोर्स वोल्टेज को हमने 0 पर रखा हुआ है, उस समय आपको ये जो ब्रेकडाउन रीज़न है ये ज़्यादा VDS पर मिलता है। लेकिन जब गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ती जाती है, मतलब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज बढ़ रही है, यानी कि डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी करंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो पहले जो ड्रेन करंट आपको इस वैल्यू पर मिल रही थी, अब ड्रेन करंट कम हो जाएगी। ड्रेन करंट कम हो गई, इसके साथ ही साथ इसका ब्रेकडाउन भी कम VDS पर हमको मिलने लगता है। तो जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगी, ड्रेन करंट कम होती जाएगी और ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हमको कम वैल्यू पर मिलती जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व की। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इसको हम अन्योन्य अभिलाक्षणिक भी बोलते हैं। ये जो कर्व है ये हम देखेंगे कि हमको किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर हम प्रीवियस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के डायग्राम को ही इसी से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर ये जो कर्व है, इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की हेल्प से हम इसको बना रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में VGS के जो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमको कितनी आईडी करंट मिल रही है, सैचुरेटेड आईडी करंट जो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आईडी सैचुरेटेड और VGS जो हमने यहाँ पर लिया है, इनके बीच में हमने ड्रेन करंट, ये जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है ये प्लॉट करना है। अब यहाँ से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे गेट सोर्स के बीच में रिवर्स बायसिंग को बढ़ाते जाते हैं, ड्रेन करंट, सैचुरेटेड ड्रेन करंट डिक्रीज़ होती जाती है और धीरे धीरे आके फिर ये ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर जहाँ ये ज़ीरो हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, VGS ऑफ, यानी कट ऑफ वोल्टेज हम इसको कहते हैं। तो ड्रेन करंट और VGS के बीच में जो रिलेशन है उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ID इज इक्वल्स टू ID सैचुरेशन इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ, ये वाली कंडीशन, इंटू होल स्क्वायर। तो VGS यहाँ पर क्या है, ये न्यूमेरिकल इक्वल है टू द पिंच ऑफ वोल्टेज VP। क्लियर। तो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये आपको इक्वेशन याद रखना है। यहाँ पर करंट ID जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, कब, एज रिवर्स बायस वोल्टेज VGS इंक्रीजेज, तो सैचुरेटेड ड्रेन करंट ID डिक्रीजेज। जैसे से ये इंक्रीज हो रही है ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे लास्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं JFET में और उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होता है। तो बेटा ये 3 कांस्टेंट्स हैं यहाँ पर। एक है डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांसफ़र और म्यूचुअल कंडक्टेंस और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस, जब हम गेट सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं उस दौरान VDS में कितना चेंज हो रहा है और ड्रेन करंट में कितना चेंज हो रहा है, इसके रेशो को हम गतिज ड्रेन प्रतिरोध या डायनामिक ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी रेंज 10 किलो ओम से 1.0 मेगा ओम तक रहती है, जबकि इसकी यूनिट जो है ओम, रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट ओम में हम लिखते हैं। दूसरा म्यूचुअल कंडक्टेंस या अन्योन्य चालकता। तो ये जब हमने ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है उस दौरान ड्रेन करंट में कितना चेंज हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है और गेट सोर्स वोल्टेज में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसका जो रेशो होता है वो म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है। और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कांस्टेंट ड्रेन करंट पर वेरिएशन या परिवर्तन कितना हो रहा है ड्रेन सोर्स और गेट सोर्स वोल्टेज में, उसका रेशो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर।
क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है इन तीनों में, तो हम अगर ये वैल्यू लेते हैं, इसमें ID से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है रेजिस्टेंस को और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही कंडक्टेंस को। तो ये रिलेशन है म्यू और मतलब कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में, ड्रेन रेजिस्टेंस में और कंडक्टेंस में। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लास्ट देखेंगे कि JFET से हमको एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। तो पहला तो एडवांटेज ये है कि इसका जो इंटरनल जो इम्पीडेंस होता है वो बहुत अधिक होता है, ये लगभग 100 मेगा ओम के आसपास होता है, जिससे कि गेट करंट जो होती है लगभग हमको कैसी मिलती है, निग्लेजिबल मिलती है। नेक्स्ट इसका हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो शोर स्तर होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका जो नॉइज़ लेवल होता है वो बहुत कम होता है और इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम JFET का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दोनों पार्ट आप एक साथ देखेंगे, इसको समझेंगे और इसको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।